छोड़ा छठ में कोई ना कोई तो शक्तियां नेपाल के वो नेपाली नहीं बच्चे हैं, वो युवा नहीं हैं जो अपनी सुप्रीम कोर्ट को जलाएं, अपनी संसद को जलाएं, अपने राष्ट्रपति भवन को जलाएं, अपनी सड़कों को जलाएं। नेपाल के खून में ऐसा नहीं था, उनके खून को बदला जा रहा है कहीं ना कहीं। वही युवा बर्बाद हो रहा है, उसी युवा के साथ साइबर क्राइम हो रहा है, उसी युवा के साथ ठगी हो रही, उसी युवा की बहन बेटियां खराब हो रही, वही लिव इन में जा रहा है, वही वैलेंटाइन डे में जा रहा है, वही पाश्चात्य सभ्यता में जा रहा है। जो नेपाली संस्कृति थी वो बर्बाद हो रहा, उसको संभालेगा। और वही युवा सड़क पे आ गया, वही युवा सरकार को जलाने लगा, वही युवा मारने लगा, वही युवा हत्या करने लगा। हमने इसको अपना खून पसीना बहाकर सींचा है, अपना त्याग दिया है। आज वहां दुख हो रहा है, आज वहां जो अशांति फैली हुई है, हमारा दिल दुख हो रहा है। भारत के लोग दुखी हो रहे हैं। नेपाल के कितने लोग भारत में रहते हैं। लेकिन ये जो घटना हुई, सुप्रीम कोर्ट जलाया जा रहा है, कल से कर्फ्यू लगा हुआ वहां। लेकिन भारत सरकार से मैं अनुरोध कर रहा था, कल से कर रहा था लगातार, कि इसमें दखल देना चाहिए। उन्हें अपनी शांति सेना के रूप में भारत की आर्मी को भेजा जाना चाहिए। वहां लोग मारे जा रहे हैं। बताया गया प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी को जला दिया गया। लोगों को मार के नहीं, लोगों को हत्या करके नहीं, सड़क जला के नहीं, संसद जला के नहीं, सुप्रीम कोर्ट जला के नहीं, कर्फ्यू लगा के नहीं, सैकड़ों लोगों की मौतों से नहीं, बसें जला के नहीं, अव्यवस्था फैला के नहीं होनी चाहिए। वो हो लोकतांत्रिक तरीके से हो। ISIL भवन, भगवान दास रोड, सुप्रीम कोर्ट में इंडो नेपाल समरसता मिशन। उस समय थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। उस समय कौन आए थे? ऑनरेबल जस्टिस परमानंद झा, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल गवर्नमेंट। मिशन एडवाइजर ऑर्गेनाइजर अजय प्रकाश सिंह, AP सिंह, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। ये देखिए, ये इस बात के सबूत है। ये कितना बड़ा सबूत है आप देख रहे हैं। और केवल इतना ही तक ही नहीं, ये देखिए आप, ये दूसरा देखिए, ये देखिए, भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च 2023, नई दिल्ली। ये सम्मान क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि भारत नेपाल का संबंध केवल अब का नहीं है, ये एक जमाने से था। हाँ, ये बड़ी कल से दुखद घटना हो रही है, और जो कि नेपाल और भारत का रोटी और बेटी का संबंध रहा है, बहुत अपनापन रहा है, बहुत अपनत्व रहा है। और ऐसे में इतनी बड़ी घटना होना, भारत के सबसे प्यारे पड़ोसी देश, जो ये वो पड़ोसी देश है, जब भारत को आज़ादी मिली, भारत आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले भारत और नेपाल की ट्रीटी हुई, मतलब आपसी समझौता, जो और किसी देश का नहीं हुआ, सबसे पहले भारत और नेपाल का हुआ। तो सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, सबसे पड़ोसी देश है। और उसके बॉर्डर पर जब पड़ोसी देश का बॉर्डर देखते हैं तो चाइना है, जो कि हमारे देश के लिए शुरू से बहुत घातक रहा है, अच्छा नहीं रहा है, खुशहाली उसे नहीं पसंद है। ये सारी दुनिया ने देखी है, समझी है। और इसलिए भारत का रोटी और बेटी का नाता रहा। और केवल रोटी बेटी का नाता तभी नहीं रहा, माता सीता के समय से ही नहीं रहा, राजा जनक के समय से प्रभु श्री राम के विवाह तक ही नहीं रहा, वो आगे भी चला है, सदैव आगे चलता रहा है। और हमने उसको चलाने का, बढ़ाने का प्रयास किया। आपको मैं दिखाता हूँ, घटना तो कल से हुई है, और मैं कल से ही कह रहा हूँ, कल सुबह से कह रहा हूँ। आप हमारे सोशल मीडिया के फेसबुक पेज डॉक्टर AP सिंह लायर पे देखेंगे। ये देखिए, कब का है सम्मान? 5/9/2020, ISIL भवन, भगवान दास रोड, सुप्रीम कोर्ट में इंडो नेपाल समरसता मिशन। उस समय थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। उस समय कौन आए थे? ऑनरेबल जस्टिस परमानंद झा, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल गवर्नमेंट। मिशन एडवाइजर ऑर्गेनाइजर अजय प्रकाश सिंह, AP सिंह, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। ये देखिए, ये इस बात के सबूत है। ये कितना बड़ा सबूत है आप देख रहे हैं। और केवल इतना ही तक ही नहीं, ये देखिए आप, ये दूसरा देखिए, ये देखिए, भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च 2023, नई दिल्ली। महिलाओं को सम्मान दिया। ये देखिए, राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड, भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन 7 अप्रैल 2023, जयपुर शहर, अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच, इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन। ये
और देखिए आप, ये बात आज की नहीं है, ये बड़ी लंबी तक बात जाएगी। इंडो नेपाल कर्म रत्न अवार्ड, स्वर्ण पदक, भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन स्मृति चिन्ह, 1 मई 2023 नई दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच, जिसके संस्थापक आदरणीय महावीर प्रसाद टोडी जी थे। अब वो नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया जब G20 का सम्मेलन हुआ। समरसता एशियाई राष्ट्र का सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन, ये नेपाली भाषा में लिखा हुआ है। 30 दिसंबर 2019 पुष, काठमांडू नेपाल, सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच नेपाल एशियाई कॉन्टिनेंटल समरसता अवार्ड। ये अवार्ड, ये सम्मान क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि भारत नेपाल का संबंध केवल अब का नहीं है, ये एक जमाने से था, एक जमाने से चला। हमने इसको अपना खून पसीना बहाकर सींचा है, अपना त्याग दिया है। आज वहाँ दुख हो रहा है, आज वहाँ जो अशांति फैली हुई है, हमारा दिल दुख हो रहा है। भारत के लोग दुखी हो रहे हैं। नेपाल के कितने लोग भारत में रहते हैं? संत रामपाल दास जी महाराज के कितने शिष्य नेपाल के भारत में हैं? नेपाल में उनका सतलोक आश्रम है, नेपाल में सत्संग होता है। ये सब कुछ हो रहा था भारत और नेपाल का। लेकिन ये जो घटना हुई, सुप्रीम कोर्ट जलाया जा रहा है। कल से कर्फ्यू लगा हुआ, वहाँ 26 सोशल मीडिया साइट्स बंद हो गई, संचार का माध्यम बंद तो पहले हो गई, बंद की वजह से ही ये बंद की वजह से कर्फ्यू लगाया जा रहा है, हंगामा हो रहा है, शासकीय इमारतों को निशाना बनाया। और जेन जेट जो बच्चों वाला जो लड़के युवाओं का 18 से ये युवाओं का जो मामला है, ये अभी पीछे बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में भी यही था, यही हुआ था इसी तरह के बांग्लादेश में। अब नेपाल में हुआ है। तो ये क्या संकेत देते हैं? कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी सही है या गलत, ये तो लोगों को डिसाइड करना। लेकिन भारत सरकार से मैं अनुरोध कर रहा था, कल से कर रहा था लगातार, कि इसमें दखल देना चाहिए। उन्हें अपनी शांति सेना के रूप में भारत की आर्मी को भेजा जाना चाहिए, जैसे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी और वहां जाके उस समय अमन चैन बरकरार। यही नेपाल को करने के लिए जरूरत है। अगर भारत नेपाल के लिए हेल्प नहीं करेगा, तो अगर कहीं चाइना उसमें दखल देने लगा, तो हमारे लिए गलत है, हमारे लिए घातक है। लेकिन केपी सिंह ओली जो प्रधानमंत्री नेपाल के थे, वो लगातार चाइना को ही सपोर्ट कर रहे थे और दुश्मनी कर रहे थे भारत से। तो भारत किस हैसियत से अब उनके समर्थन में आएगा और किस हैसियत से अपनी शांति सेना वहां भेजेगा? देखिए, राजनीति राजशाही, वहां पीछे आंदोलन हुआ कुछ महीने पहले राजशाही आंदोलन के लिए, कि राजशाही व्यवस्था स्थापित हो, तो राजशाही के लिए करना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए। लेकिन शांति बने, वहाँ लोग मारे जा रहे हैं। बताया गया प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी को जला दिया गया। हमारे संबंध रहे, सबसे यादव जी हैं जो प्रधानमंत्री रहे, उनसे संबंध, परमानंद झा जी प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, उनसे सबसे संबंध आना जाना। और लेकिन ये जो घटना हो रही है, इसके लिए भारत सरकार को आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। सरकार आती है जाती है, नेपाल के लोग पक्ष है विपक्ष है, भारत में भी पक्ष विपक्ष है, लेकिन भारत के लोग तो भारत की हैं, वो तो कहे जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है ना, अगर ओली की सरकार में कुछ हो रहा है, तो केपी सिंह ओली तो चीन की गोदी में जाके बैठ गए, तो चीन को अपनी सेना भी तो भेजना चाहिए था। चीन कहाँ है आज? ओली को बचाने के लिए चीन को भी आगे आना चाहिए था, जबकि भारत सरकार तो चाह रही होगी कि आंदोलनकारी आंदोलन करें और सरकार का तख्ता पलट हो। नहीं, सरकार के तख्ता पलट हो, चुनाव के द्वारा हो, लोकतंत्र के द्वारा हो, संवैधानिक पद्धति हुई है। लोगों को मार के नहीं, लोगों को हत्या करके नहीं, सड़क जला के नहीं, संसद जला के नहीं, सुप्रीम कोर्ट जला के नहीं, कर्फ्यू लगा के नहीं, सैकड़ों लोगों की मौतों से नहीं, बसें जला के नहीं, अव्यवस्था फैला के नहीं होनी चाहिए। वो हो लोकतांत्रिक तरीके से हो, संवैधानिक तरीके से हो। ये हमारा भाव है, ये हमारी भावना है। लेकिन अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें, तो जब किसी देश में सत्ता परिवर्तन होता है, तो उसके पीछे कई बड़ी ताकतें काम करती हैं। जैसे बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो अमेरिका का हाथ बताया गया। अब नेपाल में जो हो रहा है, लेकिन नेपाल में संशय इसलिए है कि नेपाल में तख्ता पलट के पीछे किसका हाथ हो सकता है? अमेरिका का हो सकता है, भारत का हो सकता है, या चीन का हो सकता है? देखिए, विदेशी शक्तियाँ कोई ना कोई तो शामिल है। कोई तो चाइना भी हो सकता है, अभी अमेरिका का भी हो सकता है। अमेरिका जला भुना बैठा है, चाइना इसलिए भी रुका होगा
क्योंकि अभी वो होके आए, हमारे प्रधानमंत्री जी चाइना होके आए हैं, तो इसलिए सोच रहा अभी डायरेक्ट अगर हम कूद पड़ेंगे तो हमारे बने बनाए संबंध खराब हो जाएंगे। अमेरिका कर सकता है कि लाओ इनके पड़ोसी देश को छोड़ा छत में, कोई ना कोई तो शक्तियां। नेपाल के वो नेपाली नहीं बच्चे हैं, वो युवा नहीं हैं जो अपनी सुप्रीम कोर्ट को जलाएं, अपनी संसद को जलाएं, अपने राष्ट्रपति भवन को जलाएं, अपनी सड़कों को जलाएं। नेपाल के खून में ऐसा नहीं था, उनके खून को बदला जा रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन जो 26 ऐप बैन किए गए उनमें से 80% तो अमेरिका के ही थे, तो हो सकता है अमेरिका ने युवाओं को भड़काए हो, फंडिंग की हो जॉर्ज सोरोस जैसे दलालों के माध्यम। हाँ, ये बात हो सकती है, इट इज करेक्ट, मे बी ये हो सकता है, क्योंकि अमेरिका सोशल मीडिया यूट्यूब जो बंद किए गए उनका ही खा रहा है और वहाँ कुछ नहीं खाने, ये सबसे ज़्यादा उनका आय का साधन यही है, इसी से चला रहे हैं। तो हो सकता है उनको लगा हो कि हम तो सिमटते जा रहे हैं, भारत नाराज है, नेपाल में बंद लग गया, नेपाल नाराज है और चाइना से लोग मिले जुले हैं, तो हमारा क्या होगा, हम बर्बाद हो रहे हैं, हम पछतावा कर रहे हैं, टैरिफ के चक्कर में हमारा ट्रैफिक ही खराब हो गया, टैरिफ आए लेके उनका ट्रैफिक रूट ही सब डाइवर्ट हो गया, कहाँ जाने वाले लोग कहाँ जाने लग गए, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय छवि अपनी खराब होती दिख रही है, ये सच्ची बात है। लेकिन इस पर भारत सरकार को अपना एक पड़ोसी देश समझकर अच्छी तरह से वहाँ उन व्यवस्थाओं, देखो कानूनी व्यवस्था हो, संवैधानिक व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हो, राजनीतिक व्यवस्थाएं हो, इस तरह से होना उचित नहीं है। अब इसमें कुछ लोग क्या फोन करने लगे, सिंह साहब ये नेपाल के लोग तो बड़े खूंखार होते हैं, ये नेपाल की युवा तो बड़े खूंखार होते हैं, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। हमने हाँ हो तो रहा है भाई साहब, मेरे यहाँ तो नेपाली सब कुछ संभालते हैं, मेरे नेपाली तो बड़े एम्प्लॉई हैं, मेरे नेपाली तो बड़े लॉयल। अब मैं क्या करूँ, कहीं इनके माइंड तो नहीं बदल जाएंगे, कहीं इन पे फर्क तो नहीं पड़ जाए, ऐसी बातें होने लगी। इससे हमारे पड़ोसी संबंध जो भारत में रह रहे हैं, लाखों नेपाल के लोग हमारे भारत में रह रहे हैं, उन पर फर्क पड़ेगा, वो उचित नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो केपी सिंह ओली ने जो निर्णय लिया, उन्होंने निर्णय इस बात पे लिया कि हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो, साइबर क्राइम ज़्यादा बढ़ रहे थे और युवाओं के माध्यम से भी अश्लील कंटेंट काफ़ी अपलोड किया जा रहा था सोशल साइट पर, और सरकार का कहना ये था कि एक ऑफिस आपका हमारे देश में होना चाहिए ताकि हम शिकायत तो कर सकें, कहीं उसका निराकरण आपके माध्यम से करा सकें। लेकिन अगर जब तक आप अपनी कंपनी का ऑफिस यहाँ नहीं खोलेंगे तब तक हम आपको इजाज़त नहीं देंगे कि आप हमारे देश में काम कर सकें। सही किया उन्होंने, इसमें गलत नहीं किया, ये सही किया। मीडिया के सोशल कंटेंट्स बर्बाद कर रहे थे नेपाली सभ्यता को, नेपाली संस्कृति को। नेपाली और भारत की संस्कृति लगभग बराबर है, सनातन से जुड़ी हुई है, हिंदुत्व से जुड़ी हुई है। सनातन धर्म वहाँ वो ऐसा दुनिया का देश था जिसमें हिंदू राष्ट्र के रूप में माना गया, जाना गया, चला। तो ये सब तो सच्चाई है, उन्होंने कहा ना उसमें गलत। जब भारत में 2.5 महीने तक डेरा सच्चा सौदा की बहन हनीप्रीत को गलत तरीके से दिखाया जा रहा था, तो नेपाल ने भारत के टेलीकास्ट को बंद कर दिया था। इतना गलत दिखाया जा रहा था, वो दुखी हो गए, उनकी बहन बेटियां का चरित्र खराब होने लगा, इतना गलत दिखाया जा रहा, तो उन्होंने ऐसा किया। अब की कोई ऐसा गलत नहीं किया, लेकिन जो जेडन वही युवा है, वही युवा बर्बाद हो रहा है, उसी युवा के साथ साइबर क्राइम हो रहा है, उसी युवा के साथ ठगी हो रही, उसी युवा की बहन बेटियां खराब हो रही, वही लिव इन में जा रहा है, वही वैलेंटाइन डे में जा रहा है, वही पाश्चात्य सभ्यता में जा रहा है, जो नेपाली संस्कृति थी वो बर्बाद हो रहा है, उसको संभालेंगे। और वही युवा सड़क पे आ गया, वही युवा सरकार को जलाने लगा, वही युवा मारने लगा, वही युवा हत्या करने लगा। कल भी दर्जनों लोगों की हत्या हुई, आज भी ऐसा हो रहा है, ये होने लगा। लेकिन वही युवा तो डॉलर कमा रहा है उन्हीं सोशल मीडिया साइट से, तो वो विरोध करेगा ही। आप संस्कृति या स्वार्थ में से पहले क्या चुनेंगे, पहले जेब गरम करना चुनेंगे या संस्कृति चुनेंगे? नहीं, वो तो अपनी अपनी इच्छा है। जेब गरम अगर हमने करना चुन ली तो अगर हमारी पीढ़ियां खराब हो गई, संस्कृति खराब हो गए, हमारे बच्चे खराब हो गए, तो वो जो जेब हमने इकट्ठे करके रखेंगे ना बक्से में, वो सारा बहा देंगे, सब बर्बाद कर देंगे, शराब में, अयाशी में, पबजी में, इसमें सब खराब कर देंगे। नेपाल के युवाओं को दिख रहा था कि संस्कृति के बचाने से उनकी जेब तो हल्की हो जा रही है, डॉलर तो आ ही नहीं रहा है। अगर साइटें बंद हो जाएंगी तो उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, उनके पेज खत्म हो जाएंगे, उनके चैनल खत्म हो जाएंगे। जो हज़ारों डॉलर, लाखों डॉलर की इनकम वो सोशल साइट से कमा रहे थे, वो इनकम बंद हो जाएगी, तो इनकम पे तो पहला हक रहता है ना युवाओं का। इससे ज़रूर लगता है ये कि सारी साजिश में अमेरिका का ज़रूर हाथ रहा होगा, और अमेरिका ने ऐसी अपनी आग बुझाने के लिए अपनी भड़बड़ाहट में हो सकता है वहाँ अपने हथियारों को, हाथों को, छुपे हुए हथियार जिसे कहते हैं,
आजकल ये हाथ होते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट इस तरह से कुछ करके किया है जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। नहीं, वो नेपाल नेपाली का डीएनए नहीं है, नेपाली नागरिक का डीएनए नहीं है। वो अपने लोगों को जलाए, अपनी बहन बेटियों को मारे, अपनी सड़कों को तोड़े, अपने सुप्रीम कोर्ट को जलाए, अपने राष्ट्रपति भवन को, अपनी संसद को तहस नहस करे और घुस में मारपीट करे। वहाँ उनका डीएनए तो नहीं ऐसा, लेकिन जो हुआ है वो काफ़ी गलत है, दुखद है। भारत को उसमें सतर्कता बरतनी चाहिए। आज भारत में बहुत अच्छी बात है कि देश के सभी सांसद दिल्ली में हैं। उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा है तो सर्वदलीय बैठक भी बुला के तुरंत उस पर बात करनी चाहिए और तुरंत उस पर ऑब्जर्वेशन करना। देखा होगा 2-5 साल में जो भी घटनाक्रम हुए उनमें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट दिखा है। चाहे वो श्रीलंका का तख्ता पलट हो, चाहे वो बांग्लादेश का तख्ता पलट हो, चाहे वो नेपाल का तख्ता पलट हो, चाहे वो परमाणु ठिकानों का उजागर होना हो पाकिस्तान में। इन सब चीज़ों के पीछे अमेरिका का हाथ रहा है। और समय समय पर जो सत्ता में विराजमान हुए हैं प्रदर्शन के बाद या जो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने वो अमेरिका से जाके मिले हैं समय समय पे। तो लगता है कि अब नेपाल में जो सत्ता परिवर्तन होगा तो वो अमेरिका का चुना हुआ प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत अपना पड़ोसी देश की संरक्षा सुरक्षा करना जानता है और भारत सरकार सजग है और सजगता उन्हें दिखानी चाहिए। और नेपाल रोटी बेटी का नाता, राजा जनक की धरती, सीता माता का मायका और भारत में उनकी ससुराल, अयोध्या से उनका नाता। उन्होंने अयोध्या में जब प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा था तब भी शिलाएं भेजकर उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। और भारत में जब जब वहाँ तबाही आई, प्राकृतिक आपदाएं आई, बाढ़ आया, भूकंप आया, तब तब भारत ने पूरे खुले मन से, खुले दिल से पूरी मदद की।